ग्राउंड के दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते भैंसे बुरी तरह हाँप चुके थे और उनकी समझ में ये बात आ गई थी कि वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। यही वजह थी कि जब मैंने एक मुख्तसर सा चक्कर काटकर अखाड़े का रुख किया तो भैंसे रुक गए। वो मजीद मेरा ताकुब करने पर आमादा नहीं थे। उन्हें रुकते देख कर मैं भी रुक गया। सबसे पहले मैंने कैमरों की तरफ निगाह की। 2 कैमरों का रुख मेरी तरफ था और बकिया 2 का रुख मुखालिफ समत में, जहां ग्राउंड के इख्तिताम पर बनी हुई बैरकों के पास तमाम लोग जमा थे ताकि बिगड़े हुए भैंसे उस तरफ का रुख करें तो वो लोग बैरकों के कमरों में पनाह ले सकें। मुझे उन लोगों के खौफ पर हंसी आ गई। मैंने पलटकर भैंसों की तरफ देखा। उनके सांस बुरी तरह फूले हुए थे और पेट बड़े जोर जोर से फूल और पिचक रहे थे। वो चारों बराबर बराबर खड़े थे। उनका मुझ पर झपटने का कोई इरादा नहीं था, ताहम उनकी निगाहों में अब भी गजबनाकी मौजूद थी। इसका मतलब था कि वो अभी पूरी तरह मायूस नहीं हुए थे और मुझे ये बात गवारा नहीं थी। मैंने अपने और भैंसों के दरमियानी फासले का जायजा लिया। अंदाजन 30 फुट का फासला था। मैं अपनी जगह खड़े खड़े जरा सा उछला कूदा। मुझे हरकत में आते देखकर भैंसे चौकन्ना हो गए थे। फिर मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। चंद कदम चलने के बाद मैंने उनकी तरफ दौड़ लगाई। भैंसे सर झुकाकर मुझ पर हमलावर होने के लिए दौड़े। उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। टारगेट खुद उनकी तरफ आ रहा था और वो अपनी तरबियत से मजबूर होकर उस पर झपट पड़े थे। एक बार फिर मैदान में गर्द के बादल उड़ने लगे थे। मैंने अचानक छलांग लगाई और भैंसों के ऊपर से उड़ता हुआ उनके पीछे जा गिरा। भैंसे मेरे नीचे से निकल गए थे। कुछ दूर दौड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब टारगेट उनके सामने है। वो एक साथ रुके और रुककर एक साथ पलटे। वो एक बार फिर मुश्तइल हो गए थे। शायद उनके ख्याल में अब बुल फाइटिंग शुरू हो गई थी। उन्होंने एक बार फिर सर झुकाकर मेरी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार भी वही कुछ हुआ जो इससे पहले हो चुका था। थके हुए भैंसों को किसी तरह बुल फाइटिंग का मौका ही नहीं मिल रहा था। शुरू से अब तक एक बार भी वो अपने टारगेट को छूने में नाकाम रहे थे। आम बुल फाइटिंग में उन्हें बार बार ये मौका मिलता है और उनके जोश व खरोश में इजाफा होता रहता है, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल बरक्स था। वो एक बार फिर अपनी जगहों पर रुक कर खड़े हो गए। उन्हें इश्तियाल दिलाने के लिए मैंने फिर थिरकना शुरू कर दिया। मेरे इस अमल में उनमें कोई तहरीक पैदा नहीं हुई तो मैं दोबारा उनकी तरफ बढ़ा। उनके सर एक बार फिर झुक गए। वो हमला करने की पोजीशन में आ रहे थे। मैं उनकी तरफ चंद कदम और बढ़ा और वो एक मौहूम सी उम्मीद पर मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। मैं अचानक रुका और पलटकर अखाड़े की समत दौड़ने लगा। भैंसे मेरे ताकुब में सुस्त रफ्तारी से दौड़ रहे थे। अखाड़े में दाखिल होने के बाद मैं अखाड़े के वस्त में जाकर रुक गया, मगर भैंसे अखाड़े से कुछ फासले पर ही रुक गए थे। मैं चौबी बाड़ के नजदीक आया और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, मगर वो मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। अब उनके अंदाज में लाताल्लुकी पैदा हो गई थी। मजबूरन मुझे अखाड़े से बाहर आना पड़ा। भैंसों का रद्द अमल मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। वो मुझे अखाड़े से बाहर आता देख कर चौकन्ना हो गए थे और फिर अपनी तरफ बढ़ते देख कर मजीद चौकन्ने हो गए। मैं उनकी आंखों के तासुरात से समझ सकता था कि अब वो मुश्तिल नहीं बल्कि खौफजदा हैं और मुझसे जान छुड़ाने की फिक्र में हैं। इस मौके पर मेरी तरफ से जुर्रत का मुजाहिरा होना बेहद जरूरी था। चुनांचे मैंने उनके नजदीक जाने का फैसला कर लिया। भैंसों के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि इस मौके पर वो किस रद्द अमल का मुजाहिरा करके अपनी जान छुड़ाएं। आखिरकार ये बात उनकी समझ में आ गई कि मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें मुझसे बेगरज होना होगा और उन्होंने यही किया। वो यूं इधर उधर देखने लगे जैसे मुझे जानते ही न हो। मैं उनसे महज चंद कदम के फासले पर जाकर रुक गया, लेकिन वो मेरे किसी जाल में आने को तैयार नहीं थे। मैंने हंसकर कहा, क्या बात है प्यारे भैंसों, इतनी ही देर में सीधे हो गए। मेरी आवाज सुनकर एक भैंसे ने मेरी तरफ देखा, मगर इतने अजनबी अंदाज में जैसे वो मुझे जानता तक नहीं। मैंने कहा, कमाल है भाई, मुझे नहीं मालूम था कि बेरुखी की वबा इंसानों के बाद अब जानवरों में भी फैल गई है। मेरी इस बात पर भैंसों ने मेरी जानिब से रुख मोड़ लिए, गोया उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली। अचानक मैंने किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी। मैंने चौंक कर देखा, तहजीब दौड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी। ये अंदाजा तो हर एक को हो चुका था कि मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अंदर आते हुए वो झिझक रहे थे। जानवर का क्या भरोसा, भैंसे किसी वक्त भी दोबारा भड़क सकते थे। ये तहजीब ही थी जो हर किस्म के खतरात से बेपरवाह होकर मेरी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। वो तीर की तरह उस तरफ आई और मुझसे चिमट गई। बोली, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई अली? तुम खैरियत से तो हो? मैंने उसे समेटते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ तहजीब, एक खराश तक नहीं आई। तुम मेरी कामयाबी की दुआएं जो मांग रही थी। तहजीब सिसक पड़ी, बोली, खुदाया तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र। फिर अचानक ही वो मुझे बेतहाशा चूमने लगी। ऐसा मालूम होता था कि उस पर कोई दौरा पड़ गया है। उसे ये एहसास भी नहीं था कि सैकड़ों निगाहें हमें देख रही हैं, टीवी कैमरे कवरेज कर रहे हैं।
उसे ये एहसास नहीं था, मगर मुझे तो था। लेकिन उसके बावजूद मैंने उसे रोका नहीं। मैं उसकी कैफियत का अंदाजा कर सकता था। उसने शदीद किस्म की ज़हनी और आसाबी जंग लड़ी। उसके जिस्म में शदीद किस्म की लर्जिश थी। वो बुरी तरह कांप रही थी। मैं जानता था कि वो अपने पैरों पर नहीं, मेरे सहारे पर खड़ी है। मैं उसे खुद से अलहदा करता तो वो ढह जाती, गिर पड़ती। फिर अचानक ही उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश होकर मेरे बाजुओं में झूल गई। मैंने बेहोश तहजीब को अपने बाजुओं में उठा लिया। मैंने बड की बौखलाई हुई आवाज सुनी, मैडम को क्या हो गया चीफ? तहजीब के बाद ग्राउंड में दाखिल होने वाला वो पहला फर्द था। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, कुछ नहीं हुआ बड। जज्बाती हैजान के बायस तहजीब बेहोश हो गई है, खतरे की कोई बात नहीं है। मैं तहजीब को हाथों में उठाए कुर्सियों की तरफ बढ़ रहा था, तभी दो अफराद दौड़ते हुए मेरे पास आ गए। उन्होंने स्ट्रेचर उठा रखा था। उनमें से एक शख्स ने कहा, मिस साहिबा को इस स्ट्रेचर पर मुंतकिल कर दें। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग वापस जा सकते हो। उस शख्स ने दोबारा कहा, मिस साहिबा को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है जनाब। हमें हुक्म मिला है कि मैं गुर्राया, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दफा हो जाओ मेरी नजरों से। वो झिझक कर पीछे हट गए और मैं तहजीब को लेकर कुर्सियों के पास पहुंच गया जो सब की सब उल्टी पड़ी थी। बट ने जल्दी से 3 कुर्सियां सीधी की और उन्हें जोड़कर बिछा दिया। मैंने तहजीब को आहिस्तगी से उन कुर्सियों पर लिटा दिया। कुछ लोगों ने भैंसों को पकड़कर वापस कटहरों में बंद कर दिया। ये वो लोग थे जो भैंसों के साथ इस जजीरे पर आए थे, वरना इससे कबल मैंने उन्हें नहीं देखा था। भैंसें बंद होने के बाद बकिया अफराद भी ग्राउंड में दाखिल हो गए। चंद मिनट के बाद मैंने ली क्वान को अपनी तरफ आते देखा। उसने गुस्सीले अंदाज में कहा, मैंने तुमसे इस किस्म की सनसनी फैलाने को तो नहीं कहा था, मगर मुझे मालूम था कि वो बेइंतहा खुश है और खुलकर मेरी तारीफ नहीं करना चाहता। मैंने भी जवाब में खफगी का मुजाहरा किया। कहा, एक तो तुमने मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब मुझे ही डांट भी रहे हो। ली क्वान ने मायूसी से कहा, तुम इंतहाई नालायक शागिर्द हो। सिर्फ 4 भैंसों से दम निकला जा रहा था। अरे इसे क्या हुआ? वो यूं चौंक कर तहजीब की तरफ मुतवज्जे हुआ जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। मैंने बेपरवाही से कहा, जज्बाती हैजान इसकी कुव्वत बर्दाश्त से तजावुज कर गया था, इसलिए बेहोश हो गई है। वो लोग इसके लिए स्ट्रेचर लाए थे, मैंने उन्हें डांट कर भगा दिया। ली क्वान ने तारीफी अंदाज में कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम इसके पास से हट जाओ, मैं इसे देखता हूँ। मुझे मालूम था कि इंसानी जिल्द के नीचे फैले हुए नसों के जाल के बारे में उसकी मालूमात किस कदर वसी हैं। मैं तहजीब के पास से हट गया और ली क्वान आगे बढ़कर तहजीब पर झुक गया। वो दोनों हाथों से तहजीब की कनपटियां टटोल रहा था। मैं समझ गया कि वो किसी मखसूस नस की तलाश में है। मैंने अपने नजदीक से बिलफ्राजो की आवाज सुनी, जो कुछ तुमने किया उसे बुल फाइटिंग तो हरगिज नहीं कहा जा सकता अली यार खान। मैंने उसकी तरफ पलटते हुए बेपरवाही से कहा, न कहा जा सकता हो, जो कुछ भी हुआ तुम्हारी इजाजत से हुआ। अगर ये बुल फाइटिंग नहीं थी तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। बिलफ्राजो ने बड़े खराब लहजे में कहा, तुमने अखाड़े से बाहर निकाल कर फाउल किया है, मैंने इसकी इजाजत तो नहीं दी थी। मैंने नरमी से कहा, मैं खुद से बाहर नहीं निकला था, बल्कि भैंसे ने मुझे बाहर फेंक दिया था। क्या तुम ये मुकाबला नहीं देख रहे थे? बिलफ्राजो ने जहरीले लहजे में कहा, मैं सब कुछ देख रहा था। तुमने अखाड़े से फरार होने के लिए ये हरकत की थी ताकि तुम पर कोई हर्फ न आने पाए। मैंने कहा, अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो मैं तुम्हें भी इसकी इजाजत देता हूँ। अगर तुम भी इस अंदाज में भैंसों से मुकाबला कर सको तो मैं शिकस्त तस्लीम कर लूंगा। बिलफ्राजो ने गर्म होते हुए कहा, तुमने मुझे बुल फाइटिंग के मैदान में चैलेंज किया था और तुम शिकस्त खा चुके हो। मैंने हैरत से कहा, वो किस तरह मिस्टर बिलफ्राजो? वो बोला, ये जिंदगी और मौत का मुकाबला था ली, किसी की मौत के बगैर मुकाबला खत्म नहीं हो सकता। ये बात पहले ही तय हो गई थी। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं कर सकता। अगर मैं किसी मरहले पर शिकस्त तस्लीम कर लेता तो क्या होता? बिलफ्राजो ने बेसाख्ता कहा, तुम मुकाबला हार जाते और मैं मुकाबला जीत जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तुम भैंसों को हलाक करने में भी नाकाम रहे। मैंने कहा, उन्होंने एतराफ़े शिकस्त कर लिया है मिस्टर बिलफ्राजो, वो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो बोला, लेकिन ये तय हुआ था कि तुम खाली हाथों से उन्हें हलाक करोगे, जिसमें तुम नाकाम हो चुके हो। मैंने कहा, मैं उन्हें खाली हाथों से हलाक कर सकता था मिस्टर बिलफ्राजो, अब भी कर सकता हूँ, मगर किसी शिकस्त खुर्दा को हलाक करना मेरा शेवा नहीं है। अगर कोई लड़ते हुए मारा जाए तो अलग बात है। वो बोला, बहानेबाजी मत करो अली, ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी नाअहली छुपाने के लिए बहाने तराश रहे हो? मैंने कहा, बहाने वो तराशते हैं मिस्टर बिलफ्राजो जो मास्टर ली क्वान के शागिर्द नहीं होते, जो नई राहें नहीं निकाल सकते, लकीर के फकीर होते हैं। मैंने जो मुकाबला किया है उसके लिए किसी जज की जरूरत भी नहीं है। किसी भी शख्स से पूछ कर देख लो, यही कहेगा कि ली क्वान के शागिर्द के मुकाबले में बिलफ्राजो कोई बौना नजर आता है। इन दोनों का कोई जोड़ नहीं है।
बिलफ्राजो का हाथ तलवार के दस्ते पर पहुंच गया। वो बोला, तुमने मेरी तौहीन की है, मुझसे माफी मांगो वरना। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, वरना तुम इस तलवार से अपनी गर्दन काट लोगे। बिलफ्राजो धाड़ा, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा, जिस तरह भैंसे का सर तन से जुदा किया था। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, मैं कोई भैंसा नहीं हूं मिस्टर बिलफ्राजो, मैं अजीम ली कुआन का शागिर्द हूं। क्या तुमने देखा नहीं कि 4 भैंसे मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। बिलफ्राजो ने तलवार न्याम से खींच ली। बोला, तुम अपनी मौत को आवाज दे रहे हो, मैं तुम्हें एक मौका और फराहम कर रहा हूं। मैंने कहा, मुझ पर हमला न करके तुम खुद अपनी जिंदगी को तूल दे रहे हो। मेरी मानो तो तलवार न्याम में वापस रख लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बिलफ्राजो ने जवाब में जबान से कुछ न कहा। तलवार बुलंद करके मुझ पर झपट पड़ा। मैंने उससे बचने के लिए पलट कर दौड़ लगा दी। मेरा रुख कराटे सीखने वालों की तरफ था, जो एक तरफ मजमा लगाए आज के मुकाबलों पर तबसरा कर रहे थे। उन्हें पता ही न चल सका कि मेरे और बिलफ्राजो के दरमियान किस किस्म के मुकालमे हुए हैं। उनके नजदीक पहुंचते पहुंचते बिलफ्राजो न सिर्फ मेरे सर पर पहुंच चुका था, बल्कि उसने तलवार से मुझ पर वार भी कर दिया था। मैंने उसके वार से बचने के लिए गोता लगाया और तेज धार तलवार मेरी बजाय एक कराटे फाइटर की खोपड़ी में उतर गई। मरने वाले की चीख बड़ी भयानक थी। बिलफ्राजो पर दीवानगी तारी हो रही थी। वो तलवार सूंघ कर दोबारा मेरी तरफ बढ़ा। कराटे फाइटर्स का मजमा काई की तरह छट गया था। वो हैरत से आंखें फाड़े ये नाकाबिल यकीन मंजर देख रहे थे। उनका एक साथी खाको खून में लौट रहा था और उनका इंस्ट्रक्टर बरहना तलवार लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैंने दौड़ते दौड़ते चीख कर कहा, होश में आओ बिलफ्राजो, तुमने अपने ही एक साथी को कत्ल कर दिया है। बिलफ्राजो होश में नहीं आया। उस पर तो दीवानगी तारी थी। इस दीवानगी के आलम में उसने मुझ पर दूसरा वार किया तो उसका एक और साथी उसकी जद में आ गया। वो तो शायद मेरा पीछा न छोड़ता, लेकिन किसी ने उसकी गर्दन पर अकब से कराटे का वार किया था और बिलफ्राजो लहरा कर गिर पड़ा। उन लोगों के 2 आदमी खत्म हो गए थे और अगर बिलफ्राजो पर काबू न पा लिया गया होता तो अभी और लोग भी होते। मैं रुक गया और पलट कर उन लोगों की तरफ देखा। वो अपने साथियों की लाशों के गिर्द जमा थे। मैं बेपरवाही से शाने छटक कर वापस पलट गया। बट ने मुझसे कहा, आज तो बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हो चीफ। मैं उसके तबसरे को नजरअंदाज करते हुए तहजीब की तरफ मुतवज्जे हो गया, जिसने ली कुआन की कोशिशों से आंखें खोल दी थीं। बिलफ्राजो ने चूंकि उसकी बेहोशी के दौरान मुझ पर हमला किया था, इसलिए वो उससे बेखबर थी। ली कुआन मुतमईन अंदाज में तहजीब के पास से हट गया। बोला, तुम बहुत नालायक शागिर्द हो, 1.5 फुट की तलवार से डर कर भाग गए। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तो क्या तलवार का वार हाथ पर रोक लेता। उसके हाथ में तलवार थी मास्टर, कोई खिलौना नहीं था। ली कुआन ने गुस्सीले लहजे में कहा, तलवार ही तो थी, कोई तोप तो नहीं थी। तुम ली कुआन की शागिर्द होकर 1.5 फुट की तलवार से डर गए, शर्म करो। मैंने कहा, शर्म तो करनी ही चाहिए, जो शर्म नहीं करते बेशर्म कहलाते हैं। लेकिन तलवार बदस्त शख्स के सामने निहत्ता शख्स डट कर खड़ा हो जाए तो मकतूल कहलाता है। ली कुआन बोला, मैं तो उस लम्हे को पछताता हूँ जब मैंने तुम्हें शागिर्दी में लेने का फैसला किया था। काश मुझे मालूम होता कि तुम इतने बड़े भगोड़े साबित होगे। तहजीब ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बात हो गई अली, क्या फिर कुछ हो गया। मैंने तहजीब को सहारा देते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, बेहतर होता कि तुम कुछ देर आराम कर लेती। तहजीब ने नहीफ आवाज में कहा, नहीं अब मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझसे गलत बयानी क्यों कर रहे हो। जरूर कोई बात हुई है, तुम्हारी और ली कुआन की गुफ्तगू से तो यही अंदाजा हो रहा है। मैंने कहा, कोई खास बात नहीं हुई, बस जरा बिलफ्राजो को गुस्सा आ गया था और तलवार लेकर मुझ पर चढ़ दौड़ा था। तहजीब ने मुझ पर आंखें निकाली, बोली, तुम्हारी नजर में ये कोई खास बात नहीं है। मैंने शरारत आमेज अंदाज में ली कुआन का जुमला दोहराया। कहा, अरे वो 1.5 फुट की मामूली सी तलवार थी, कोई तोप तो नहीं थी। तहजीब मुजमहिल अंदाज में बोली, तुम एक ही बार में मेरी जान क्यों नहीं ले लेते, किस्तों में क्यों मार रहे हो मुझे। ली कुआन ने कहा, इससे कुछ कहना बेकार है बेबी, ये बहुत नालायक आदमी है। अचानक बड ने कहा, ओह ये क्या चीफ, एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। मैंने निगाह उठाकर देखा और बड की तरह मैं भी हैरान रह गया। वो सफेद रंग की एक बड़ी एम्बुलेंस थी। उससे कबल मैंने जजीरे पर कोई गाड़ी नहीं देखी थी। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि ये लोग जख्मी हो जाने वालों को उठाने आए हैं, मगर मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। एम्बुलेंस हमारे नजदीक आकर रुक गई थी। ड्राइवर ने हाथ के इशारे से मुझे अकबी समत वाले दरवाजे की तरफ आने को कहा। मैं हैरत ज़दा सा अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं अकबी दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुला और सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं बगैर कुछ कहे एम्बुलेंस के अंदर दाखिल हो गया। एम्बुलेंस के अंदर जदीद किस्म की मुतादिद मशीनें नस्ब थीं, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक मेडिकल से ही मुतल्लिक हो सकती थीं। इन मशीनों पर छोटे बड़े कई डायल भी नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर अंदाजा होता था कि ये मशीनें किसी किस्म की चेकिंग के लिए इस्तेमाल होती होंगी। पहियों वाला स्ट्रेचर भी था
और उसके अलावा एक खूबरू नर्स भी थी जिसके होंठों पर पुरफरेब मुस्कुराहट नजर आ रही थी। मेरे अंदर दाखिल होते ही डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे स्ट्रेचर पर लेटने का इशारा किया। मैंने हैरत से कहा, लेकिन क्यों डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, जल्दी कीजिए, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मेरी समझ में नहीं आया कि देर हो चुकी है से उसकी मुराद क्या है। मैंने बेबसी से शाने उचकाए और स्ट्रेचर पर दराज हो गया। मेरे लेटते ही नर्स बड़ी तेजी से हरकत में आई और मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से अजीबोगरीब किस्म के आलात मुंसलिक कर दिए, जिनसे निकलने वाली नलकियों या तारों का सिलसिला किसी न किसी मशीन से जा मिला था। उधर डॉक्टर ने कानों से स्टेथोस्कोप लगा लिया था और गालिबन मेरे दिल की धड़कनें चेक कर रहा था। नर्स के हाथों में एक पैड नजर आने लगा जिस पर वो मुख्तलिफ मशीनों से रीडिंग लेने में मसरूफ हो गई। डायलों की सुइयां थिरक रही थीं और मैं उन्हें साफ देख सकता था। डॉक्टर ने कहा, आपने कमाल कर दिया मिस्टर अली। मिस्टर बिल फ्राजो को इतनी इबरतनाक शिकस्त दी है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। मैंने कहा, आपकी इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ, मगर ये सब क्या है? डॉक्टर ने कहा, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मिस्टर अली। पहले ये बताइए कि बुल फाइटिंग के लिए अखाड़े में जाते वक्त आपके तासुरात क्या थे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि मैंने अपने तासुरात मुकाबला शुरू होने से कबल ही बयान कर दिए थे। डॉक्टर बोला, मेरा मतलब है उस वक्त आपके एहसासात क्या थे? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि आप पुरसुकून हैं। मैंने कहा, जाहिर भी तो वही होता है डॉक्टर जो आदमी के अंदर होता है। डॉक्टर ने कहा, आदमी अदाकारी के जरिए अपने तासुरात छुपा भी तो लेता है। मैं चूंकि आपके हकीकी तासुरात जानना चाहता हूँ इसलिए बराह रास्त आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैंने कहा, मेरा अंदाजा है कि मैं उससे भी ज्यादा पुरसुकून था जितना नजर आ रहा था। डॉक्टर बोला, उस वक्त यकीनन आपकी धड़कनें बेरब्त हो गई होंगी जब मास्टर ली क्वान ने आपसे बैक वक्त 4 भैंसों से मुकाबला करने को कहा था। मैंने कहा, अगर मैं ये कहूं कि उस वक्त भी मैं बिल्कुल पुरसुकून था तो क्या तुम यकीन कर लोगे? डॉक्टर बोला, हम आपके जवाबात पर इन्हिसार करने के लिए मजबूर हैं मिस्टर अली, और हमारी दरखास्त है कि हमें बिल्कुल दुरुस्त जवाबात दें। इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी। मैंने उसे ये ना पूछा कि फायदा क्या होगा और किस तरह होगा। मैंने कहा, तो फिर यकीन कर लो डॉक्टर कि उस वक्त भी मैं बिल्कुल पुरसुकून था। डॉक्टर बोला, क्या ये अजीब बात नहीं है कि इतनी खौफनाक खबर सुनकर आदमी पुरसुकून रहे? मैंने कहा, अगर मैं उससे जरा सा भी मुतासिर होता तो ये मुकाबला जीत न सकता। डॉक्टर बोला, जिस वक्त भैंसे चारों तरफ से तुम पर हमला आवर होने के लिए आ रहे थे उस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या थी? मैंने कहा, मेरी तमाम तर तवज्जो उन पर मरकूज थी, इसलिए कि उनकी तरफ से लम्हाती गफलत भी मुझे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। डॉक्टर बोला, तुम्हें ये खौफ तो महसूस हुआ होगा कि अगर तुम किसी भैंसे की जद में आ गए तो हमेशा हमेशा के लिए सोना तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। मैंने कहा, जरूर महसूस होता डॉक्टर, अगर मुझे खुद पर पूरी तरह एतमाद ना होता। मैंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं उनकी जद में आ सकता हूँ।